बच्चे अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility firstly falls positively, becomes zero, and that then becomes negative. ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करती हूँ, वैसे वैसे मुझे हर एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट से कम 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 और कम और कम और फिर बिल्कुल जीरो और फिर नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है. एग्जाम्पल, मैं धूप से चल के आई, बहुत तेज धूप में, जून का मौसम था और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी. मैंने जब बच्चे घर पे आके पहला ग्लास पानी का पिया तो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली. साथ के साथ अभी मेरी प्यास बुझी नहीं थी, मैंने सेकंड ग्लास का पिया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिली बट उतनी नहीं मिली जो मेरे को फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से मिली. मैंने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिली लेकिन फर्स्ट सेकंड ग्लास से कम मिली. फोर्थ पिया, मुझे ऐसे लगा कि फुल सेटिस्फैक्शन, नाउ आई कैन नॉट हैव मोर ऑफ वाटर, नाउ आई कैन नॉट हैव मोर ऑफ वाटर. ठीक है, दैट इज व्हाट माय फुल सेटिस्फैक्शन, कि अब इससे ज्यादा पानी की प्यास नहीं है. बच्चे जैसे ही मैंने पांचवा ग्लास पानी का पिया तो मेरे को डिससैटिस्फैक्शन होने लग गई. मेरी जो यूटिलिटी पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव होने लगी कि अब मुझे शायद मे बी आई विल स्टार्ट फीलिंग प्यूकिश, और मेरा या फिर मेरा स्टमक एक होने लग जाए ज्यादा पानी पीने से. सो दैट इज व्हाट नेगेटिव यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी कहती है जैसे जैसे मैं एक 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 यूनिट कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली कंज्यूम करती रहती हूं तो मेरी यूटिलिटी हर हर यूनिट से, हर एडिशनल यूटिलिटी यूनिट से फॉल करती रहती है. ठीक है. अब बच्चे इसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, देखो वही है, ये सेम टेबल है आपकी किताब का, और मैंने आपको लॉ समझा दिया है, रिलेशनशिप समझा दिया है और डायग्राम समझा दिया है. पेपर में नहीं ऐसा बनाना हमने, बस हमारे को समझना आना चाहिए, वो हमने समझ लिया. एग्जाम्पशंस है बच्चे इसकी कुछ, ये आ सकते हैं अगर आई पेपर में. एग्जाम्पशंस क्या है बच्चे, अगर मैं पानी पी रही हूं तो एक गिलास पानी का, दूसरा भी गिलास पानी का, तीसरा चौथा पांचवा होना चाहिए. ये नहीं है कि मैं एक गिलास पानी का पीने का, दूसरा मैं जूस का पी रही हूँ, तीसरा मैं कोल्ड ड्रिंक का पी रही हूँ, फिर मैं चाय पी रही हूँ, कॉफी पी रही हूँ. तो ऐसा नहीं चलेगा. पानी तो पानी, जूस तो जूस, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक. ठीक है. सो इट शुड बी व्हाट, आइडेंटिकल, एक जैसी, एक जैसी. सेकेंड इज व्हाट, स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि एक ग्लास पानी का, एक कप चाय का, ये नहीं कि एक चम्मच चाय का या एक चम्मच पानी का ना. अगर मेरा पहला ग्लास पानी का 250 ml का था तो सेकंड भी बच्चे 250 ml का ही होना चाहिए, तीसरा भी 250 ml का ही होना चाहिए, चौथा भी 250 ml का होना चाहिए. एंड देयर शुड बी नो टाइम गैप. एक ग्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक होना चाहिए. ये नहीं कि एक एक घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बाद का गैप होना चाहिए. नो, 15 मिनट का भी गैप नहीं, 5 मिनट का भी गैप नहीं. तब ये जो एग्जाम्पशन है ये होल्ड ट्रू करेगी. हो सकता है ना आधे घंटे बाद तो मुझे उतनी ही प्यास लग जाए और मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिले फर्स्ट ग्लास और जो सेकंड ग्लास मैंने सेकंड करा कंज्यूम उसी से. सॉरी, हाँ जी, ठीक है, समझ आई है. फिर बच्चे, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश. क्यों? क्यों? जितना ज्यादा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा गोल्ड, उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन. तो कह रहे ऐसी चीजें नहीं जिसमें लस्ट इन्वॉल्व हो, जरूरत और सेटिस्फैक्शन बार के बाद जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती रहे मेरी. ठीक है. शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व विल डिफर ड्यू टू प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर ऑब्वियसली मुझे सब्स्टिट्यूट मिल जाए कोई उसका, या कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, तो मेरी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगी ना अकॉर्डिंगली.
अभी मैं पानी का ग्लास पी रही थी, अब मेरे को अगर नींबू पानी मिल जाए तो क्या सेम मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ क्या? नहीं। वो बात कर रहे हैं यहाँ पे वैभव। पुष्कर, एग्जाम्पशंस क्लियर है बच्चे आप दोनों को? मेरे को अभी मैसेज आया, मेरी कल रहेगी क्लास एसीसीए की, तो आप लोगों के साथ मेरी कल क्लास नहीं है, नेक्स्ट विल बी ऑन मंडे ओनली। ठीक है। फिर बच्चे नेक्स्ट जो कंसेप्ट आ जाता है दैट इज व्हाट, कंज्यूमर सरप्लस। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, इसका मैंने पीडीएफ बनाया था। रुको। ओके। बच्चे जो कंसेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का, इट वाज गिवन बाय कौन? आल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया था बच्चे ये कंसेप्ट? आल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट दिया था। और इसने क्या कहा था? इट मेजर्स द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट द कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। कहने का मतलब कि अगर मैं मार्केट में कंज्यूमर हूं, तो अगर मैं कोई भी चीज खरीद रही हूँ, यूज कर रही हूँ, उसका जो फायदा हो रहा है मुझे, वो मेजर करता है। क्या मेजर करता है? कंज्यूमर की पार्टिसिपेशन से। अब कंज्यूमर पार्टिसिपेट क्यों करेगा? कुछ भी खरीदने के लिए या खाने के लिए? अपनी यूजेज के लिए करेगा ना। यूजेज एंड सेटिस्फैक्शन, वही उसका बेनिफिट है। तो कह रहे हैं उसके लिए जो भी वो बेनिफिट रहेगा ना, उसको मेजर करता है। ठीक है, मतलब बेनिफिट क्या रहेगा उसको, जो वो, सुनो ध्यान से, बेनिफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? बेनिफिट का मतलब है जो मैंने पैसा दिया और जितनी मुझे उसके बदले यूटिलिटी मिली। क्या? पैसे के बदले जितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है ना? बेनिफिट का मतलब है मैंने से सपोज 10 रुपए का सामान खरीदा और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो है इक्वल टू 12। तो फायदा ज्यादा, खर्चा कम। तो इन शॉर्ट नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट ना वैभव, इसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहेंगे? कंज्यूमर सरप्लस ऑफ टू। मैं जेब से 10 रुपए खर्च कर रही हूं लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन 12 के इक्विवेलेंट मिल रही है, तो फायदा है ना कि नुकसान है? हाँ, फायदा। और बच्चे अगर मैं प्राइस 10 का दे रही हूँ और सेटिस्फैक्शन भी मुझे इक्वल टू 10 ही मिल रही है, तो क्या फायदा क्या नुकसान? नो फायदा नो नुकसान। ये क्या है? दिस इज व्हाट, ये है मेरा इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट माय इक्विलिब्रियम। और ये जो स्टेट है बच्चे, ये जो स्टेट है इसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर सरप्लस। समझ आया हम पढ़ क्या रहे हैं अब? बेस समझ आया कि पढ़ने क्या लगे हैं? ठीक है। तो कह रहे हैं कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कितना बच्चे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में देखो? 10 रुपया। ठीक है, मेरा प्राइस क्या है बच्चे? 10 रुपया, और मैं देने के लिए कितना तैयार हूं? 12 रुपया। देख रहे हो? तो लैंग्वेज समझो। इफ द कंज्यूमर इज रेडी टू पे मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इफ द कंज्यूमर इज व्हाट, रेडी टू पे मोर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब मैं देना कितना चाहती हूँ? 12 रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे उतने तक की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है बच्चा? और मैं दे कितना रही हूं? 10 रुपीज। दे कितना रही हूं? 10। बिकॉज मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना, हायर सेटिस्फैक्शन देन द वैल्यू ऑफ मनी एक्सपेंडेड बाय मी। मैं कितना खर्च कर रही हूँ? 10 रुपए। सेटिस्फैक्शन मुझे 12 की इक्वल मिल रही है। तो हम जब कंज्यूमर पढ़ते थे इक्विलिब्रियम, जो कि अभी आपके सिलेबस से कट हुआ है, कार्डिनल मेजरमेंट,
वो क्या कहती थी कि एक कंज्यूमर कितना पे करता है जहां पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस है, कि मुझे अगर 10 की यूटिलिटी मिल रही है तो मैं प्राइस भी 10 का ही पे करना चाहती हूँ। तो अगर अगर मेरे को कोई चीज मैं 12 रुपए खर्च कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, मैं अगर से सपोज मुझे एक चॉकलेट खानी है और मैं अभी उसके लिए 12 रुपए दे सकती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे मार्केट में मिल कितने की रही है, 10 रुपए की, तो ये जो एक्स्ट्रा मैं दे सकती हूँ पर मुझे देने कम पड़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। समझ आया कि नहीं आया? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, मेरी सेटिस्फैक्शन कितने की इक्विवेलेंट है, 12, और प्राइस में कितना दे रही हूँ, 10। तो जो 2 है ये क्या है, मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। समझ आई? ठीक है। तो बच्चे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन देखो, व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग या रेडी टू पे लेस व्हाट ही एक्चुअली पेस। कितना विलिंग हूं मैं पे करने के लिए बच्चे, 12 रुपया। एक्चुअली मैं कितना पे कर रही हूँ, 10 रुपया। सो 2 इज व्हाट माई कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है। Marshall defined it as the excess price which the consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay. कहने का मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही बात कर रहे हैं कि मैं देने के लिए 12 रुपए तैयार हूं, दे 10 रुपए रही हूं, तो एक्स्ट्रा कितना विलिंग हूं पे करने के लिए, 2 रुपया। सो दिस इज व्हाट माई कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है ना? डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगी पेपर में। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब समझ आया, कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ आया। दो चीजें जो समझने वाली हैं, बस यही समझने वाला है अभी के लिए। आगे आओ। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन गिवन है आपका बच्चे। ठीक है, आई थिंक यही है, अभी भी अभी वाली बुक में भी सेम एग्जांपल है। यस, पेज नंबर 2.55 पे है ये, अभी वाली बुक के। अभी जो है 2.55 पे है, देखो क्या गिवन है। नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे गिवन है 1 2 3 4 5, इसमें 7 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी वाली बुक में 7 यूनिट्स गिवन है, मेरे एग्जाम्पल में पुरानी वाली बुक में 5 थी। तो आप ऐड कर सकते हो 6 और 7, मैं समझाने के लिए यही ऐड कर देती हूँ। मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज गिवन है, तो उसको हम MUM कह देते हैं, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर आप अपना +1 रिकॉल कर पा रहे हो तो वो क्या आता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ 1 रुपी। 1 रुपए के बदले मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है। ऑलरेडी गिवन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमें निकालना पड़ता था, आप नहीं पूछेंगे वो निकालने के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कट हो गया है, नहीं करा रही मैं। दिक्कत है तो करा देती हूँ, बोलो। तो बच्चे क्वेश्चन में गिवन है 30, 28, 26, 24, 22, 20 एंड 18। क्या गड़बड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक वैल्यू हमसे कम है। 30, 28, 26, 24, 22, 20 एंड 18, कुछ गड़बड़ लग रही है। -20, 28, 30, 28, 26, 24, 24, अच्छा ठीक है, यहाँ 6 नहीं डला होगा, पहले 6 तक होंगी। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कुछ बच्चे देखो, प्राइस क्या है, किसी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में 20 रुपया है। पहले मैं 1 यूनिट अगर खरीदती हूं तो मैं 1 यूनिट जो है 30 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो कि मार्केट में कितने की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है। उसके बदले मैं 30 रुपए देने के लिए तैयार हूं। एक्चुअली मैं कितना पे कर रही हूं, देने के लिए रेडी कितने के लिए हूं,
तो ये मेरा सरप्लस है ना, एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है क्योंकि मैं दे कम रही हूं और देना ज्यादा चाहती हूँ। वैभव आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे? क्योंकि ब्लैंक फेस दिख रहा है मुझे, पीछे से लाइट आ रही है ना, फेस भी मैं रीड नहीं कर पा रही। समझ आ रहा है ना? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना? कैसे ऐसे कुछ यस नॉ। मैम। हाँ, जिसको ना है प्लीज, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा मुश्किल रहता है समझना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जहां डाउट है पूछ लेना अपने आप। तो बच्चे 30 - 28 मेरा सरप्लस कितने का है? 10 का। अब मैं 28 रुपीज देना चाहती हूँ पर यूनिट फॉर 2 यूनिट्स। ठीक है, जब मैं 2 यूनिट्स खरीद रही हूँ तो मैं कितने देना चाहती हूँ? 28 रुपए। दे कितने रही हूँ बच्चे? 20। तो मेरा फायदा कितने का है? 8। फिर बच्चे मैं कितना देना चाह रही हूँ? 26, 3 का। दे कितने रही हूँ? 20। दिख रहा है ना? फिर से फायदा 6 का, एंड सो ऑन। फिर 24 दे रही हूँ, देना कितना चाहती हूँ? 20। देना कितना है? 20। देना कितना चाहती हूँ? 24, अगेन सरप्लस। फिर मैं 20 दे रही हूँ, देना कितना चाहती हूँ? 22 तक देना चाहती हूँ, सरप्लस इज 20। अब 20 ही प्राइस है और 20 ही देना चाहती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं देना चाहती। सो इज देयर एनी कंज्यूमर सरप्लस? बोलो, यस और नो तो बोलो यार। वैभव अनम्यूट नो करके बोल। मैम। हाँ, मैं पूछ कर। समझ आ रहा है? इज देयर एनी कंज्यूमर सरप्लस वैभव? नो मैम। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है ये? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है ये? हाँ, इक्विलिब्रियम। और बच्चे मैं अब 18 रुपए देना चाहती हूँ लेकिन मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। क्या एज ए फ्रूगरल और रैशनल कंज्यूमर मैं कभी इसको खरीदूंगी? 7th यूनिट को क्या मैं खरीदूंगी? यस और नो? नो, नहीं नो। खरीदूंगी। Why? Because this is what disequilibrium, or I can say this is also disequilibrium वैसे। This is what consumer deficit। मेरे को नुकसान हो रहा है अब खरीद के क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही मुझे 7th यूनिट कंज्यूम करके, डिससेटिस्फैक्शन हो रही है। सो दिस इज नॉट कंज्यूमर सरप्लस, इसमें हम डैश डाल देते हैं। नेगेटिव में नहीं आएगा कभी कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है? तो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं अगर, तो बच्चे अगर मेरे को सेटिस्फैक्शन इतनी मिल रही है, देखो ओ आर इज माई सेटिस्फैक्शन। देख रहे हो? ओ आर इज माई सेटिस्फैक्शन, दिख रही है? ओपी इज द प्राइस दैट आई एम पेइंग। सो दिस इज व्हाट? दिस इज माई कंज्यूमर सरप्लस। दिख रहा है ये ट्राइंगल? दिस इज व्हाट माई कंज्यूमर सरप्लस। ये पेपर में नहीं आएगा बनाने को, सिर्फ समझ लो अगर समझ आता है तो, ठीक है? क्योंकि अगर पेपर में बना बनाया आ गया तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस। दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज द प्राइस दैट आई एम विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली द प्राइस दैट आई एम पेइंग। एंड दिस इज व्हाट दिस फिर ये है नेगेटिव सरप्लस, डेफिसिट। क्लियर? बस, बुक में देखो है कुछ एक्स्ट्रा? यहीं तक है। अगर अब एक चीज और इन्होंने गिवन है, वो मैं बताती हूँ क्या गिवन है, ध्यान दो। न्यू शेयर, मुझे कह रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस, चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू फॉल इन प्राइस। अब मुझे बताओ, ये बच्चे पहले मेरा कंज्यूमर सरप्लस था,
अभी जो हम पीछे एग्जाम्पल करके हटे। यस। अब क्या हुआ बच्चे, प्राइस जो है ना अगर फॉल हो गया, प्राइस फॉल हो गया तो ऑब्वियसली कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा ना। और मैं पहले 20 रुपए दे रही थी किसी चीज के, ठीक है, देना मैं 22 चाहती थी तो मुझे सरप्लस 2 का हो रहा था। फिर 20 दे रही थी, 20 ही देना चाहती थी, कितना रहा सरप्लस 0। अब क्या हुआ, किसी कमोडिटी का प्राइस 20 से 18 हो गया और मैं 20 देना चाहती हूँ, तो अभी भी मेरे को सरप्लस हो रहा है क्योंकि ये प्राइस चेंज हो गया ना, फॉल हो गया प्राइस। अगर अब 18 है और 18 देना चाहती हूँ, फिर मेरा कंज्यूमर सरप्लस ऑब्वियसली बच्चे डिले हो गया ना, मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस, तो दैट मीन्स सरप्लस क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? So this is going to be the additional consumer surplus. Are you see? Can you get? Are you getting it? ये देखो. This is what my additional consumer surplus due to fall in price. Clear? This is given on page 2.57 if you want to refer. ठीक है? Okay. अब कह रहे हैं बच्चे एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें आप आपकी बुक है उसको ओपन कर लो और अंडरलाइन कर लो। न्यू मॉड्यूल में 2.58 ओल्ड का देख लो बच्चे, जहां पे भी होगा इंडेक्स के हिसाब से चेक कर लो। बस फटाफट अंडरलाइन करना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बताऊं? यस, लिखो, पहले वाले का अंडरलाइन करो। वेलफेयर, तो वेलफेयर मतलब कंज्यूमर सरप्लस ये बताता है कि कितना, एक देखो मैं देना ज्यादा चाहती हूँ लेकिन कोई उसके लिए कम चार्ज कर रहा है, तो दैट मीन्स एक तरह का क्या है, सोसाइटल वेलफेयर है। तो पहला पॉइंट देखो, कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट द पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज के लिए मैं ज्यादा पे कर सकती हूँ या उसकी वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसका प्राइस कम है, तो बच्चे वो एक तरह से वेलफेयर के लिए ही हो रहा है ना, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो नहीं है। अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए होता तो मैं उतना ही चार्ज करती जितना सामने वाला देने के लिए रेडी है, तो वहां पे कभी भी सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो, बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइजेस, बेटर डिसीजन अबाउट सेटिंग प्राइजेस। बच्चे जो बिजनेसेस हैं वो क्योंकि ऐसा देख लेंगे कि एक कंज्यूमर इतना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। अगर से सपोज मैंने सर्वे किया, मैंने पेजेस बांट दिए और कह दिया कि कौन कितना प्राइसेस कितने प्रोडक्ट के लिए देने के लिए रेडी है, जो भी मुझे दिख रहा हुआ कि मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट इस प्राइस पे सेलेबल है, मुझे भी वायबल है और कंज्यूमर भी उस पे परचेज कर लेगा, तो उस हिसाब से मैं प्राइसेस भी सेट कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट के। दिस हेल्प्स मैनेजमेंट इन सेटिंग प्राइसेस। सेकंड समझ आया? नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व, अंडरलाइन करोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नाउ व्हाट आर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बच्चे? अब अगर मैं बिजनेस फर्म हूं, मैंने किसी एक प्रोजेक्ट पे 10 लाख रुपया लगाया, ठीक है, और मैं जब ये देख लेती हूँ ना कि मेरे इतने प्रोडक्ट्स के सेल से, बच्चे क्या होता है जब हम कॉस्टिंग पढ़ोगे आप नेक्स्ट टाइम से, तो हम उसमें ना यही चीजें देखते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कितने का बिका और वो कितने टाइम में उसकी रिटर्न्स आ जाएगी, जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आईपीसीसी ऑनवर्ड्स। तो बच्चे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि कितना मैं पैसा लगा रही हूँ और वो जो रिटर्न आएगा ना उसके ऊपर वो कितने टाइम पीरियड में मेरी कॉस्ट को कवर कर देगा।
तो मैं क्या करती हूँ, से सपोज मैं कह लेती हूँ मुझे अगले 5 साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कवर करनी है, एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अगले 5 साल के अंदर अंदर मुझे अपनी कॉस्ट कवर करनी है बच्चे। तो ऐसा क्या प्राइस है और ऐसी कितनी यूनिट्स हैं जो कि मैं बेचूंगी ताकि 5 साल के अंदर अंदर मेरी कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाए। दिस इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैनेजमेंट, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, ये सारा वो उनका एरिया है, हमारा अभी यहाँ पे नहीं है, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स का। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट व्हेन फर्म कंसिडर्स रेजिंग इट्स प्रोडक्ट प्राइसेस। अब कह रहे हैं अगर से सपोज मुझे अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना है, तो मैं ये भी तो देखूंगी ना कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर रही हूँ और कोई खरीदने के लिए नहीं तैयार, तो क्या मेरा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना यूजफुल है, वाइबल है, प्रैक्टिकल है? नो। बट अगर मुझे दिख रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस था 4 रुपए तक का, तो दैट मीन्स मैं अगर 2 रुपीज प्राइस इंक्रीज भी कर दूं तब भी मेरे प्रोडक्ट की सेल रिड्यूस नहीं होगी। समझ रहे हो ना? अगर मेरे कंज्यूमर्स 4 रुपए ज्यादा भी देना चाहते हैं मेरे प्रोडक्ट से सपोज मैंने 16 रुपए प्राइस रखा है और जो कंज्यूमर्स है वो 20 रुपए तक देने के लिए तैयार है मेरे प्रोडक्ट के, तो बच्चे अगर मैं 18 रुपए भी प्राइस कर दूं, 19 रुपए या 20 रुपए भी प्राइस कर दूं, तभी मेरे प्रोडक्ट की सेल कम नहीं होगी। लास्ट इज इट एक्ट्स, अंडरलाइन करो, इट एक्ट्स एज अ गाइड टू फाइनेंस मिनिस्टर्स। नेक्स्ट लाइन में इम्पोज टैक्स, इम्पोज टैक्स के मतलब अगर मुझे टैक्सेशन रेट्स भी इंक्रीज करने हैं गवर्नमेंट को, तब भी अगर बच्चे सरप्लस है तो गवर्नमेंट जो है अपने टैक्सेस रेज कर सकती है अकॉर्डिंगली, तो वहां पे भी कंज्यूमर सरप्लस जो है हेल्प करता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू कवर द 360 व्यू कि कुछ भी मेरे चैप्टर से रह ना जाए। बच्चे लिमिटेशन not very important, so I think maybe we can just skip it or you can read it. In case you have any doubts in the limitation we can discuss. ठीक है? ओके, अब हम क्या करेंगे, कल को क्लास नहीं है, कल को क्लास नहीं है, सो मंडे आई विल ट्राई एंड कवर दिस इंटायर चैप्टर। रीजन क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच आ रही है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ अभी यूटिलिटी की मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है? जो अब मेजरमेंट में बच्चे जो कार्डिनल अप्रोच थी, इट इज नॉट सो मच इन सिलेबस, उसका सारा कटा हुआ है, ना सिंगल कमोडिटी है ना टू कमोडिटीज केस है, जितना ये कंज्यूमर सरप्लस का है, दिस इज व्हाट दिस वाज कार्डिनल अप्रोच which we've already covered. The other part of this thing, consumer utility measurement, is what ordinal approach which we'll be starting on Monday. ठीक है, क्योंकि बच्चे काफी एब्सेंट रहेंगे मंडे को, सो आई वांट टू कवर इकोनॉमिक्स तब तक, ठीक है? तो हमारा ये वाला चैप्टर जो यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर वाली, ये मंडे को कवर हो जाएगी। अभी मैं कवर करा रही हूँ आपको मेजरमेंट्स का तरीका, क्योंकि मीटिंग भी 10 मिनट्स में ओवर हो रही है, सो लेट मी जस्ट माइंड इट अप फर्स्ट। बच्चे जो मेरी यूटिलिटी है इसकी मेजरमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल का मतलब है कि जो यूटिलिटी है वो जो है नंबर्स में या इंटीजर्स में मेजर्स होती है, मतलब एक यूटिलिटी, एक यूनिट से मुझे 5 यूटिल्स मिल गए, 2 यूनिट्स कंज्यूम की तो 4 यूटिल्स मिल गए एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कहते हैं जहां पे भी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इंटीजर्स, उसको हम कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। और ये दी थी प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये अपनी किताब के वो जो मैंने एक पेज छुड़वाया था ना, पहला इकोनॉमिक्स वाला, जिसका जैस्मीन ने फोटो भी खींच के भेजी थी, उस पेज पे ये पहला लिख लोगे, कार्डिनल मेजरमेंट वाज गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल। इस वजह से इसको मार्शलियन, मार्शल ना, इसलिए मार्शलियन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है,
और बच्चे जो अब हम पढ़ेंगे, जिसके ऊपर पूरा आपका ये वाला सिलेबस का फोकस है, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल मेजरमेंट कहती है दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या मैं ये कहती हूँ कि संतरा मुझे 10 यूटिल्स देता है और सेब मुझे 5 यूटिल्स देता है? नो, आई से आई प्रेफर ईटिंग ऑरेंजेस ओवर एप्पल्स, या आई लाइक ऑरेंजेस मोर। ठीक है ना? यस। सो असलियत में, इन रियलिटी, व्हाट इज एक्चुअली वर्केबल अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि क्या कहती है बच्चे, रैंक्स देती है, प्रेफरेंसेस बताती है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस, हायर यूटिलिटी, लोअर यूटिलिटी। जब मैं ये वाली बातें करती हूँ ना, रैंक्स, प्रेफरेंसेस, तो वो मैं बात करती हूँ ऑर्डिनल में। और ये जो अप्रोच है बच्चे, इट वाज गिवन बाय टू इकोनॉमिस्ट्स, एक तो एलन एंड दूसरा हिक्स। ठीक है, एलन एंड हिक्स ने दी थी। इस वजह से इसका नाम क्या है, जैसे इसका मार्शलियन अप्रोच है, इसका नाम है हिक्सन्स अप्रोच। ठीक है, इसका नाम क्या है, हिक्सन्स अप्रोच। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब मंडे को, जिसमें बच्चे हम पढ़ेंगे आईसी एनालिसिस, आईसी एनालिसिस और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बजट लाइन, एंड फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग बोथ दीज थिंग्स, आईसी एनालिसिस एंड बजट लाइन, आईसी एनालिसिस एंड बजट लाइन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, मैं भेज दूंगी, एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। ठीक है, थैंक यू।